अब हम पढ़ेंगे दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एंगल ऑफ रिपोज को। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, थीटा एंगल है और ये मास हमने इस पे रखा हुआ है। अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जाऊंगा, मान लो ये हमने जो इंक्लाइन प्लेन है इसका हम एंगल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये ब्लॉक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि एंगल जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ब्लॉक स्लाइड करना लग जाएगा। है ना, ये चीज सबको समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो ये जो ब्लॉक है ना, इसकी गिरने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये ऐसा स्लाइड करना शुरू कर देगा। है ना, स्टार्टिंग में जब हमारा एंगल कम होगा, मतलब मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, मान लो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, तो इनिशियली क्योंकि एंगल छोटा है तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। ज्वाइन नहीं करेगा मतलब क्या बोल दिया मैंने, हाँ स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक इनिशियली स्लाइड नहीं करेगा, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इट विल टेंड टू स्लाइड एंड द मोमेंट व्हेन इट स्टार्ट स्लाइडिंग, so that angle of the inclined plane is angle of repose। है ना, जिस एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन पर ये ब्लॉक स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगा, है ना, जस्ट स्टार्ट मतलब ऑन द वर्ज ऑफ मूव, उस मोमेंट पे जो एंगल होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लाइन या इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक विल angle of inclination at which block will start sliding, या फिर स्टार्ट नहीं हम लिखेंगे, वर्ज ऑन द वर्ज ऑफ मूव, ऑन द वर्ज ऑफ मूव। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक विल बी ऑन द वर्ज ऑफ मूव। ठीक है, अब अगर हम ऑन द वर्ज ऑफ मूव वाला केस, ठीक है, मानकर कैलकुलेशन करें, यानी कि इस एंगल अल्फा पर, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एट दिस मोमेंट दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मूव। ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मूव। तो इस मोमेंट पे इस पे जो फोर्सेस लग रही है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर लगेगा। तो दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मूव, और ऑन द वर्ज ऑफ मूव का मतलब है एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो एम जी साइन थीटा या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन के, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ मूव वाले केस में, है ना, यानी कि वो जस्ट मूव करने वाला है। तो हम इक्वालिटी वाला, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा जब भी हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी लॉज ऑफ मोशन में या आगे भी कहीं पर, जहां पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, ऑन द वर्ज वाला केस देंगे। यस, ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज, जिसको आप लिमिटिंग केस भी कह सकते हो। ठीक है, ऑन द वर्ज वाला केस या फिर लिमिटिंग केस, लिमिटिंग वाला केस, यानी कि ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर है। ठीक है, तो जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आएगा ना केस, तो सॉल्व करने के लिए हम
जो वर्ज वाला केस है उसको हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या हम म्यू इंटू एन लिखेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन? या फिर हम फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक वाली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए, दिव्य आप बताओ। सर स्टैटिक वाली। बंद कर लो, पीट दूंगा उठा के। डिस्टर्बेंस होते क्लास में 10 बार बताया, जब क्लास में डिस्टर्ब परेशान मत किया कर। क्या कह रहे हो दिव्य? सर स्टैटिक वाली। बार आप बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ? सर इसमें तो लिमिटिंग वाली लिखी है ना। यस, लिमिटिंग वाला केस होगा ना, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है लिमिटिंग वाला केस है। सर उसमें फिर हम न्यू एन यस, जो लेंगे। हम म्यू इंटू एन लिखेंगे। ऑन द वर्ज है यानी कि वो जस्ट मूव करने वाला है, या फिर लिमिटिंग वाला है, दोनों का मतलब वही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, तो म्यू इंटू एन पुट कर देंगे। और एन की वैल्यू एम जी का थीटा है, ठीक है, तो इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो एम जी साइन थीटा, और इसको हम थीटा ले रहे हैं, हमें इसको अल्फा लेना है, अल्फा है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एंगल अल्फा है ये। तो एम जी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी कॉस अल्फा, है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो एम जी कॉस अल्फा के बराबर है, एम जी से एम जी कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू tan अल्फा के बराबर आ गई, और यहाँ से हमारा अल्फा आ गया tan इनवर्स म्यू। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कैसे आएगी अगर आप म्यू डाल दें? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। म्यू मान लो आपका है 0.5, है ना, अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0.5। इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको फिर अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, कई बार हो सकता है वो म्यू की वैल्यू मान लो 1/√3 दे दे, है ना, तो अल्फा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√3, है ना, इफ म्यू इज इक्वल्स टू 1/√3। तो जब tan इनवर्स 1/√3 लिखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पर, तो आप कह सकते हो कि अल्फा 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल्स थोड़ा सा करके दिखा दिए कि किस तरीके से एंगल ऑफ रिपोज आएगा, बस आपको म्यू की वैल्यू डालनी है और tan इनवर्स करके अल्फा आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको।